बांग्लादेश में बगावत के बाद अब जो सियासतदान सत्ता में बैठे हैं, क्या वो चीन और पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली हो चले? और क्या भारत के खिलाफ बांग्लादेश एक बड़ी साजिश को रच रहा है? आखिर क्यों बांग्लादेश ने आतंकी संगठन एबीटी से बैन हटा दिया तो वहीं आतंकी जसीमुद्दीन रहमानी को भी रिहा कर दिया गया? जेलों से उन आतंकियों को भगाया जा रहा है जो भारत के दुश्मन हैं। इन सब के बीच में चीन बांग्लादेश के नए हुक्मरान को चीन आने का न्योता देता है तो पाकिस्तान से भारी मात्रा में गोले बारूद खरीदने के पीछे आखिर बांग्लादेश की मंशा क्या है? क्या भारत पर चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश के रास्ते हमला करने वाले हैं? आज हम आपके सामने बांग्लादेश के अंदर की उस साजिश का खुलासा करेंगे जिससे भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। और क्या है बांग्लादेश के एबीटी का लादेन के अलकायदा से कनेक्शन और भारत में इस आतंकी संगठन एबीटी के स्लीपर सेल कहां कहां मौजूद हैं, जिनके जसीमुद्दीन के रिहा होने के बाद एक्टिव होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि भारत का दुश्मन जसीमुद्दीन रहमानी बांग्लादेश में रिहा कर दिया गया। जरा देखिए, जो नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं उसके भारत, बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान, क्या इन सब के बीच में एक साजिश भारत के खिलाफ रची जा रही है? इसको समझने के लिए सबसे पहले बांग्लादेश में जो साजिश की टाइमलाइन है उसको समझने की जरूरत। तो जरा देखिए, जो तख्ता पलट के साथ कहानी शुरू हुई वो आज कहां तक पहुंच चुकी है। सबसे पहले 5 अगस्त बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा और 6 अगस्त को जेल से 500 आतंकी भगा दिए गए। इनमें कई आतंकी ऐसे जो भारत के दुश्मन, और उनको दोबारा पकड़ने की कोशिश तक बांग्लादेश की सरकार और वहां की सुरक्षा एजेंसियों ने नहीं की। लेकिन 6 अगस्त को इकरामुल हक जेल से भागा। इकरामुल हक दरअसल भारत के अंदर मोस्ट वांटेड है, बांग्लादेश के एबीटी का एक सदस्य है और वो लगातार बांग्लादेश से बाहर भारत के अंदर साजिशों को रचता रहता है और कई साजिशों के अंदर उसका नाम भी सामने आया है। इसके अलावा 6 अगस्त से 13 अगस्त तक हिंदुओं पर बांग्लादेश के अंदर जमकर हमले किए गए, दुष्कर्म किए गए, उनके घरों को जलाया गया, उनकी संपत्तियों को लूटा गया और यह चलता रहा। लेकिन 26 अगस्त आते आते वहां जसीमुद्दीन रहमानी को रिहा कर दिया गया। जसीमुद्दीन रहमानी एक आतंकी जिसको शेख हसीना की सरकार ने जेल के अंदर डाला हुआ था, लेकिन जैसे ही वहां सरकार बदली, चीन और पाकिस्तान की रहनुमाई वाली सरकार आई, सबसे पहले उस आतंकी को बाहर किया गया जो दरअसल भारत का दुश्मन है। और सिर्फ इतना नहीं, इसके अलावा 28 अगस्त को देखिए, जमात-ए इस्लामी से बैन हटा दिया गया। जमात-ए इस्लामी जो कई आतंकवादी घटनाओं से जुड़ी और इसके तार कहते हैं कि लादेन के अलकायदा से भी जुड़े हुए हैं। तो क्या एक सोची समझी साजिश के तहत वहां की अंतरिम सरकार भारत के खिलाफ न सिर्फ जहर उगलना चाहती है बल्कि भारत के अंदर आतंक फैलाना चाहती है? और क्या ये सब चीन और पाकिस्तान के इशारे पर किया जा रहा है? यह आगे चलकर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा देखिए आखिर ये जसीमुद्दीन रहमानी कौन है जिससे भारत को खतरा है, जिसकी वजह से एबीटी के स्लीपर सेल भारत में एक्टिव होने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल जसीम ढाका की हातिम बेग जामा मस्जिद का इमाम रह चुका है। वो अनवर अल अवलाकी से इंस्पायर्ड था। अब जरा सोचिए, अल अवलाकी कौन है? यह दरअसल अलकायदा का आतंकी है। जसीम ने अवलाकी से प्रेरणा लेकर बांग्लादेश में एबीटी की बुनियाद रखी थी। 2013 से पहले जसीम अंसरुल्लाह बांग्ला टीम नाम की वेबसाइट चलाता था, जहां वो अपने कट्टरपंथी धारणाओं का प्रचार प्रसार किया करता था।
इस वेबसाइट का सर्वर बांग्लादेश में नहीं था, इस वेबसाइट का सर्वर पाकिस्तान के अंदर था। अब जरा सोचिए, जो बांग्लादेश के अंदर वेबसाइट चलाए और उसका सर्वर पाकिस्तान में हो, अगर आज वही जसीमुद्दीन रिहा कर दिया गया तो क्या इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ नहीं है? यह सोचने की बात है, क्योंकि जसीम ने ढाका के मोहम्मदपुर में एक मदरसा भी खोला था, जहां वो ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों को बुलाकर बरगलाया करता था। काजी मोहम्मद रिजवानुल एहसान नसीब भी इस मदरसे में रेगुलर काम करता था। रिजवानुल न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में बम धमाकों का आरोपी है, अमेरिका जेल के अंदर बंद है। 2010 के दशक में जब नासिक ब्लॉगर्स के खिलाफ कैंपेन चलाया गया तो जसीम असनुल्लाह उसमें सबसे आगे था। उसको ब्लॉगर राजीव हैदर की हत्या के खिलाफ उकसाने के लिए 5 साल की सजा भी हुई और इसी साल 21 जनवरी को उसकी रिहाई हुई, लेकिन किसी और मामले के अंदर उसको जेल में डाल दिया गया। ये दोनों ही घटनाएं शेख हसीना के वक्त में हुई, लेकिन जैसे ही सरकार वहां बदली, रहमानी को बाहर निकाल दिया गया, पैरोल पर रिहा किया गया है कहा जा रहा है। लेकिन मानकर चलिए, जब तक चीन और पाकिस्तान समर्थित सरकार वहां रहेगी, यह आतंकी जेल के अंदर नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जिस आतंकी संगठन के साथ लगातार भारत में आतंक फैलाया जा रहा था, उसने बार बार नाम बदले हैं। किस तरीके से नाम बदले और कैसे बार बार वो बैन होता रहा, जरा देखिए, क्योंकि एक आतंकी संगठन किस तरीके से काम करता है आपको इसके जरिए समझने में आसानी होगी। जमात उल मुसलमीन 2007 के अंदर इसको बैन कर दिया गया। इसके अलावा अंसारुल्लाह बांग्ला टीम एबीटी 2015 में इसको बैन कर दिया गया। अंसार अल इलाम 2017 में बैन कर दी गई। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम फिर से बैन की गई और अब तक 425 एबीटी सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और ये सब एक ही मॉड्यूल है, जिनके नाम आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनका सरगना एक है, इनका मॉड्यूल एक है, इनका आका एक है, इनकी फंडिंग एक है। और इसलिए जब एक आतंकी संगठन को बैन किया गया तो उस आतंकी संगठन ने अपने चेहरे को बदला, लेकिन फितरत नहीं बदली। वो अपनी आतंकी घटनाओं को अंजाम देते रहे और बैन ना लगे, इसलिए वो लगातार नए नए मुखौटे अपने सिर के ऊपर चढ़ाते रहे। लेकिन 2022 से किस तरीके से एलईटी और एबीटी एक साथ काम कर रहे हैं, इसको भी समझने की जरूरत है, क्योंकि एलईटी और एबीटी के बीच सहयोग 2022 में शुरू हुआ था। इसके बाद इन्होंने बांग्ला में अपने आतंकी अड्डे मजबूत किए। कौन सा बांग्ला? बांग्लादेश नहीं। यहां बात हम भारत के बंगाल की कर रहे हैं। 50 से 100 एबीटी कैडर त्रिपुरा के अंदर भी घुसपैठ की योजना बना रहे थे। असम पुलिस ने कई मौकों पर एबीटी आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। उत्तर पूर्वी राज्य में नेटवर्क स्थापित करने की योजनाओं को विफल किया है। तो जरा सोचिए, जिस आतंकी संगठन को वहां बार बार बैन किया गया, जिसका आका वहां जेल के अंदर था, वो उसके बावजूद भारत में आतंकी घटनाएं कर रहा था। अब उसका आका बाहर है, उसका संगठन बैन से बाहर है। तो सोचिए जरा, जो स्लीपर सेल भारत के अंदर उनके थे, क्या वो एक्टिव होने की स्थिति में? और क्या ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा है? बड़ा खतरा किस लिए? क्योंकि अब बांग्लादेश के हुक्मरान को चीन बुला रहा है और पाकिस्तान गोले बारूद दे रहा है। तो इनका मकसद क्या है और उनका इस्तेमाल क्या होगा? जरा समझिए, बांग्लादेश से सिर्फ ये 2 आतंकी रिहा नहीं हुए, कितने आतंकी रिहा हुए उनको भी जरा समझिए। क्योंकि 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना इस्तीफा देकर देश छोड़कर चली गई। उसके बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी, इसमें हसीना की विरोधी पार्टियों को जगह मिली। जमात इस्लामी भी अंतरिम सरकार में शामिल हो गई और उसके छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर का अंसार बांग्ला से पुराना संबंध रहा और इसीलिए जसीमुद्दीन की रिहाई शुरुआत से ही तय मानी जा रही थी। 26 अगस्त को वो जेल से बाहर आ भी गया, मगर वो इस लिस्ट में अकेला नहीं है। इस सरकार ने कई ऐसे लोगों को रिहा किया जो अलग अलग मामलों में जेल के अंदर बंद थे। इनमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की खालिदा जिया का नाम भी शामिल है। खालिदा जिया को आप शायद जानते होंगे, वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रह चुके और करप्शन के केस में 17 साल से जेल में थी। उसको रिहा कर दिया गया। शेख हसीना के देश से भागने के तुरंत बाद उसे रिहा किया गया।
इसके अलावा जमाते इस्लामी बांग्लादेश के कुछ लीडर्स को भी रिहा किया गया। ये बैन थे इस संगठन, इसके नेता जेल के अंदर थे, बैन हटा दिया गया, उनके आतंकी नेताओं को बाहर कर दिया गया। इनमें 2 नाम और ऐसे हैं जिनको रिहा किया गया। पहला नाम जो है वो नाम है ब्रिगेडियर जनरल अब्दुहाइल अमन आजमी और दूसरा नाम है अहमद बिन कासिम। इन्हें भी शेख हसीना के भागने के तुरंत बाद रिहा कर दिया गया। अगस्त 2016 में दोनों को शेख हसीना ने हाई सिक्योरिटी सीक्रेट जेल के अंदर बंद किया था, लेकिन सीक्रेट जेल अब सीक्रेट नहीं रही, वहां से इन दोनों को भी रिहा कर दिया गया। यानी कुछ बड़े आतंकियों को चीन और पाकिस्तान के कहने पर बांग्लादेश ने रिहा कर दिया, जबकि कुछ आतंकियों के वहां के संगठनों ने ही जेल पर धावा बोलते हुए उनको वहां से भगा दिया। लेकिन भारत के खिलाफ क्या वाकई में खौफनाक साजिश रची जा रही है? यह गंभीर सवाल है। यह गंभीर सवाल इसलिए क्योंकि साल 2022 में पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा ने अंसार बांग्ला के साथ सांठगांठ की थी। वो अंसार बांग्ला जिसको अब वहां बैन से हटा दिया गया और उसके आतंकी आकाओं को फ्री कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। इनका इरादा भारत पर आतंकी हमला करने का था। अंसार बांग्लादेश का फोकस भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में रहा है। 2022 में उसके लगभग 100 आतंकी त्रिपुरा के अंदर घुसे और भारत में आतंकी हमले की साजिश रची गई, लेकिन उनकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। असम पुलिस ने कई मौकों पर अंसारा बांग्ला के मेंबर्स को पकड़ा भी है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद कई जेलों के ताले तोड़ दिए गए। 6 अगस्त को शेरपुर में एक हाई सिक्योरिटी जेल में भी ऐसा हुआ, जहां 500 से ज्यादा कैदी भाग निकले। और जिसका जिक्र हम कर रहे हैं इससे पहले, इसमें अंसार बांग्ला की भारतीय शाखा का मुखिया इकरामुल हक उर्फ अबू तलहा भी शामिल था। आप सोचिए जरा, कौन? अंसार बांग्ला की भारतीय शाखा का मुखिया इकरामुल हक उर्फ अबू तलहा, यह भी वहां से भाग चुका है। और यह भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि इसको पता है कि भारत के अंदर एबीटी का नेटवर्क कहां कहां फैला हुआ है, स्लीपर सेल किस तरीके से वहां काम कर रहे हैं, किन नंबर के जरिए उसको एक्टिव किया जा सकता है। कमाल की बात यह है कि 6 अगस्त को जो भागा उसको बंगाल की सरकार ने दोबारा पकड़ने की कोशिश नहीं की। तो क्या इससे यह ना मतलब निकाला जाए कि जानबूझकर चुन चुनकर उन आतंकियों को भगाया गया है जो आतंकी भारत के अंदर नफरत फैलाने का काम करते हैं, आतंक फैलाने का काम करते हैं, जो चीन और पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं। लेकिन इन सबके बीच में एक और घटना घटी। जरा सोचिए, जिस बांग्लादेश को भारत ने बनाया, जिस बांग्लादेश को भारत ने आजाद कराया, वहां एक आतंकी शफीकुर रहमान वो भारत को धमकी देता है और बांग्लादेश की सरकार उसको सुनती है। ऐसा लगता है मानो शफीकुर रहमान ही बांग्लादेश का प्रधानमंत्री है, क्योंकि वो उसी तरीके से बात कर रहा है, उसी लहजे में बात कर रहा है और भूल रहा है कि वो भारत से बात कर रहा है। जरा देखिए, आतंकी शफीकुर रहमान वो धमकी देते हुए भारत को क्या कह रहा है, जरा देखिए। यह खतरनाक है, क्योंकि भारत ने अतीत में कुछ ऐसे काम किए हैं जो बांग्लादेश को पसंद नहीं आए। भारत और बांग्लादेश को एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह शफीकुर रहमान आतंकी बांग्लादेश में बैठकर भारत को कीमत चुकाने की धमकी दे रहा है और वहां की सरकार सुन रही है, मानो पीछे से तालियां बजा रही हो कि बहुत अच्छा किया, क्योंकि चीन जो चाहता है, पाकिस्तान जो चाहता है वो तुम कर रहे हो और इससे एक मोटी सारी फंडिंग हमारे पास आएगी। ये फंडिंग का खेल भी आपको बताएंगे, कैसे बांग्लादेश को चीन अपने पैसों के दम पर खरीद रहा है और भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इसका इशारा सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, इसका इशारा शेयर भी कर रहा है। शेयर ने भारत को आगाह किया है। जरा समझिए शेयर क्या है और वो क्या कह रहा है। पूर्व आईएएस राधा कृष्ण माथुर का थिंक शेयर ने भारत को आगाह किया है। शेयर का मतलब है द सोसाइटी टू हार्मोनाइज एक्सपीरियंस फॉर रिस्पॉन्सिबल एंगेजमेंट। इसी की शॉर्ट फॉर्म शेयर है।
इसने चेतावनी देते हुए कहा है कि आतंकियों का छूटना भारत के लिए एक बड़ा खतरा है, विशेष रूप से असम और त्रिपुरा के लिए एक बेहद चिंताजनक स्थिति है, जहां हाल के दिनों में एबीटी और जेएमबी के कई मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है। 2022 और 2023 के बीच इन राज्यों से एबीटी के 60 से ज्यादा आतंकी गिरफ्तार किए गए और चौंकाने वाली बात यह कि इनमें हर दूसरा आतंकी बांग्लादेशी था, यानी कि 30 से ज्यादा बांग्लादेश के थे। कट्टरपंथियों और आतंकवादी समूहों को रिहाई बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के नेतृत्व की मंशा पर भी सवाल उठाती है, और यकीनन उठाती है। क्यों उठा रही है, इसका जवाब भी आपको देते हैं, क्योंकि चीन के जाल में बांग्लादेश फंस रहा है, निशाने पर भारत, लेकिन शायद बांग्लादेश को यह समझ नहीं आ रहा कि चीन कौन सी चाल उसके साथ चल रहा है। भारत के साथ नीति जो बाकी देशों की रहती है, या भारत की नीति जो बाकी देशों के साथ रहती है, वो उनको कब्जाने की नहीं रहती, बल्कि उनके विकास की होती है। उन छोटे देशों को विकसित करने में भारत बड़ी भूमिका निभाता है, जबकि चीन जो ड्रैगन है वो उन देशों को निगल जाता है, उन पर पूरा कब्जा कर लेता है। चीन भी अब बांग्लादेश के पक्ष में लगातार बयान दे रहा है, और यह कमाल की बात है, सत्ता बदलते ही चीन के सुर बांग्लादेश के लिए बदल गए हैं। बांग्लादेश में चीनी राजदूत ने मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की है। चीनी राजदूत याओ वेन ने कहा कि शी जिनपिंग आपसे मिलना चाहते हैं। याओ वेन ने यूनुस को चीन आने के लिए भी कहा, यानी बांग्लादेश में बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश को कठपुतली बनाना चाहते हैं, और अपनी साजिशों को भारत में अंजाम देने के लिए बांग्लादेश को प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। भारत को चीन और पाकिस्तान की इस चाल को समझना भी होगा और इस चाल से बचना भी होगा, क्योंकि बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, बात इससे आगे बढ़ चुकी है। जरा सोचिए, एक अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी बांग्लादेश में क्या होनी चाहिए? पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए वहां शांति स्थापित करने की। दूसरी जिम्मेदारी होनी चाहिए जो प्रताड़ित हिंदू भाई हैं उनके मकानों को दुरुस्त करने की, उनको मुआवजा देने की, उनको एहसास कराने की कि वो बांग्लादेश के हैं। और तीसरी जिम्मेदारी होनी चाहिए राजनीतिक तौर पर स्थिरता की। लेकिन वहां बहुत उल्टा हो रहा है। एक अंतरिम सरकार जिसको बने महज 3 सप्ताह हुए हैं, वो बारूद और गोले खरीद रही है, और वो भी किससे? पाकिस्तान से। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान से गोला बारूद की बड़ी डील की है। अंतरिम सरकार बनने के सिर्फ 3 सप्ताह बाद ही यह ऑर्डर दिया गया है। ट्रिब्यून ने सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों के हवाले से जानकारी दी कि बांग्लादेश से हजारों राउंड गोला बारूद का ऑर्डर 3 चरणों में दिया जाना है, और इसमें पहली खेप सितंबर में ही आनी है, यानी कि मानकर चलिए आ चुकी होगी। और ऐसा पहली बार नहीं जब पाकिस्तान बांग्लादेश को गोला बारूद की आपूर्ति कर रहा है, लेकिन इस दफा काफी बड़ी मात्रा में आपूर्ति हो रही है। इस गोला बारूद का इस्तेमाल तोपों में किया जाना है, जो 30 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच के लक्ष्यों को फायर कर सकती है। अब अंदाजा लगा सकते हैं कितना ऑर्डर दिया गया है। बांग्लादेश पाकिस्तान से 40,000 से ज्यादा राउंड गोला बारूद, 40 टन आरडीएक्स और उच्च तीव्रता वाले प्रोजेक्टाइल खरीद रहा है। आप सोचिए, 40 टन आरडीएक्स का बांग्लादेश क्या करेगा? इस ऑर्डर को नई सरकार ने पाकिस्तान और चीन की तरफ झुकाव की तरफ देखा जा रहा है कि सोचिए, एक तरफ चीन के गले मिलने की बात और दूसरी तरफ पाकिस्तान से गोला बारूद खरीदा जा रहा है। कई रक्षा एक्सपर्ट का मानना है कि 5 अगस्त के तख्तापलट में चीन और पाकिस्तान का हाथ था। शेख हसीना को भारत समर्थक माना जाता है, जबकि बीएनपी और जमात पाकिस्तान के करीब माने जाते हैं, और अब बांग्लादेश में इन्हीं की सरकारें। तो क्या चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है और उसकी तैयारी कर रहा है? क्योंकि एक तरफ चीन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मिलने की तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान गोला बारूद पर पहुंचा रहा है। लेकिन क्या वाकई में बांग्लादेश को यह समझ में आ रहा है कि चीन उसको कब्जाना चाहता है? जैसे पाकिस्तान को सीपैक के जरिए कब्जा गया, जैसे श्रीलंका को आर्थिक तौर पर गुलाम बना दिया गया, क्या उसी राह पर बांग्लादेश चलना चाहता है? क्या कठपुतली बनना चाहता है? क्योंकि बांग्लादेश कह रहा है कि वो विकास की राह पर है,
जबकि चीन चाह रहा है कि इस भ्रम में बांग्लादेश को डालकर उसको आर्थिक तौर पर गुलाम बनाया जाए और इसके लिए एक बड़ी साजिश रची गई है। जरा समझिए, चाइना याबांग इन्वेस्टमेंट होल्डिंग ग्रुप चीन की उन 500 कंपनियों में शामिल है जिन्होंने बांग्लादेश में निवेश किया है। बांग्लादेशी सरकार ने कुल 100 एकड़ जमीन लीज पर दी है। इसमें बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी वीजा नाम दिया गया है, जैसे पाकिस्तान में सीपैक दिया गया है। चटगांव और फैनी जिलों में टेक्सटाइल और केमिकल इंडस्ट्री लगाई जा रही है। 2023 तक बांग्लादेश में चीनी निवेश $3.2 बिलियन तक पहुंच गया है, जिसे देश का दूसरा सबसे बड़ा विदेशी निवेश कहा जा सकता है। बुनियादी ढांचे के विकास में चीन का वहां महत्वपूर्ण योगदान रहा है, या ये कहिए कि बुनियादी ढांचे को मजबूत कर चीन वहां बुनियादी तौर पर बांग्लादेश को कमजोर करना चाहता है, उसको डिपेंडेंट करना चाहता है। क्योंकि 7 रेलवे परियोजनाएं चीन चला रहा है, 12 राजमार्ग बना रहा है, 21 पुल बना रहा है और 31 बिजली स्टेशन बना रहा है। यानी कि हर एक सेक्टर के अंदर चीन वहां बांग्लादेश को खुद पर निर्भर कर रहा है, ताकि बांग्लादेश को आसानी से अपने इशारों पर चलाया जा सके। लेकिन क्या वाकई में भारत को सतर्क रहने की जरूरत सिर्फ इस लिहाज से है कि वहां पाकिस्तान से गोले बारूद आ रहे हैं, पाकिस्तान के आतंकियों को छोड़ा जा रहा है और चीन बांग्लादेश को आर्थिक तौर पर गुलाम बनाने की तैयारी कर रहा है, और कहीं कि भारत के खिलाफ एक और नया लॉन्चिंग पैड तैयार कर रहा है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बांग्लादेश की सरकार पाकिस्तान से गोला बारूद मंगा रही है, उसका इस्तेमाल बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर किया जाए, उनको कंट्रोल करने में किया जाए? क्योंकि आतंकी संगठन वहां कह रहे हैं कि हिंदुओं पर कोई हमला नहीं हुआ, उन पर कोई यातनाएं नहीं हुई। तो क्या तस्वीरें झूठ बोल रही थी और क्या आंकड़ा झूठ बोलता है? एक आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए कि बांग्लादेश में कितने हिंदू और मुस्लिम वर्तमान स्थिति के अंदर बचे हैं। इस आंकड़े को जरा गौर से देखिए भी और समझिए भी। मुस्लिम पॉपुलेशन वहां 91.08% हो गई है, जबकि वहां हिंदू महज 7.98% है। जिनको आप काउंट भी करेंगे तो वो लगभग आपके मिलेंगे 14,23,110 के आसपास। इनमें से ना जाने कितने गायब हो चुके हैं, यह आंकड़ा आप समझ भी नहीं पाएंगे। जो बौद्ध है वहां, वो कुल पॉपुलेशन के अंदर 0.61% बचे हैं। आंकड़ा मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो यह आंकड़ा लगभग 1,07,468 के आसपास है। ईसाई वहां काफी हद तक कम हो चुके हैं, वो 4,95,000 के आसपास है, 0.30% है। जबकि जो अन्य वहां हैं वो 1,98,190, 0.12% है। यानी कि मुस्लिम पॉपुलेशन 91.08% हो गई और अल्पसंख्यकों पर जो हमले वहां किए जा रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। कुल आबादी जो बांग्लादेश की है उसमें मानकर चलिए हिंदू और अन्य जो अल्पसंख्यक है उनकी पॉपुलेशन काफी कम है। लेकिन क्या वाकई में जो सरकार भारत के खिलाफ साजिश रच रही है, जो सरकार आतंकी संगठनों से बैन हटा रही है, जो सरकार आतंकियों को रिहा कर रही है, क्या वो वहां हिंदुओं को प्रोटेक्ट करेगी? और क्या भारत के साथ उस तरीके के संबंध रखेगी जो पड़ोसी के होने चाहिए, या चीन और पाकिस्तान के हाथ की कठपुतली बन जाएगी? भारत को दोनों नजरिए से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि खतरा सिर्फ आतंकियों से नहीं है, खतरा सिर्फ आतंकी संगठनों से भी नहीं है। खतरा दरअसल चीन और पाकिस्तान की उस चाल से है जो बांग्लादेश को लॉन्चिंग पैड बनाकर भारत को अस्थिर करने की सोच रहे हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।